अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप 3 से 5 साल का तजर्बा रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं, या महज आप इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मगर जॉब लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात करने जा रहा हूँ बिज़नेस ट्रैवल के बारे में। फरवरी 27 की बात है, जब मैं फरवरी 27 2015 जब मैं पाकिस्तान से ट्रैवल करके सऊदी अरब गया था फ़र्स्ट टाइम फॉर बिज़नेस ट्रैवल। उस टाइम कराची का मौसम तो गर्मी की तरफ आ चुका था। यहाँ मुश्किल से 2 महीने गर्मी पड़ती है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, मौसम काफ़ी प्लेजेंट था। मेरे पास सिर्फ टी शर्ट्स पैक हुई हुई थी। मगर जब मैं सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे लैंड किया हूँ, एट दैट टाइम वहाँ पे 16 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं अपनी जेब में 500 सऊदी रियाल रख के लाया था, मगर पहले 80 रियाल एयरपोर्ट से ड्राइवर करने में, अपनी अकोमोडेशन पहुँचने में लग गए, और दूसरे 292 रियाल एक पतली कपड़े वाली जैकेट ख़रीदने में लग गए। तो ये था मेरा पहला दिन पाकिस्तान से बाहर। मगर ये पहला ही दिन मेरा सबसे बुरा दिन था, क्योंकि वो ट्रिप एक बहुत ही यादगार ट्रिप में मुझे हमेशा हमेशा याद रहेगा। तो आज मैं बात करूँगा हमारे बिज़नेस ट्रैवल के बारे में। कुछ चीज़ें जो मैंने अपने तजर्बे से सीखी कि बिज़नेस ट्रैवल को आपको कारामद बनाती है। पहली एड्रेस स्मॉल आइटम्स फर्स्ट। इसमें बेसिकली आपका टूथपेस्ट, शेविंग इक्विपमेंट, फ्लैश ड्राइव, मोबाइल फ़ोन, पावर बैंक, ये सारी चीज़ें इसमें आप इनको एक आजकल पाउचेज़ आते हैं, मेरे पास अभी है नहीं, मैं आपको वरना उसमें रख के दिखा देता। ये सारी की सारी चीज़ें आप उनमें एक तरतीब के साथ अरेंज करके उनमें फ़िट कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ तक किया कि अपना ब्रेकफास्ट तक मैं पैक करके ले गया। मिसाल के तौर पे ये अगर मेरा एक ट्रैवल बैग है, तो इनमें अगर आपने नोट किया हो तो इनका ये वाला खाना जो होता है, यहाँ पे आप अपनी कोई भी बिस्किट्स, चिप्स, ये इस तरह की चीज़ें आप रख सकते हैं। आप वो सुबह में अपने ऑफिस, या अगर आपका ऑफिस करीब है वॉक करके जाने की डिस्टेंस पे, तो आप खाते हुए चले जाएं, या अगर आप टैक्सी कर रहे हैं तो टैक्सी में उसको करते चले जाएं। क्योंकि जब आप नए नए आते हैं किसी भी कंट्री में और एक जॉब या एक डेजिग्नेशन को आप अज्यूम करते हैं, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ होता है, वो आपके लिए बड़ा ही हेक्टिक हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये एक आसान तरीका है कि आपने सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पैक किया अपना, सिर्फ उसको निकाला और जाते वक्त आप उसको अपने साथ ले गए। दूसरा पॉइंट, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ड्रेस कोड। सऊदी अरब के बाद मैं ओमान, मस्कत गया था।
अच्छा, ये नवंबर 2015 की बात है। मस्कत ओमान में उस टाइम ऑडिट सीज़न का पीक होता है। तो मुझे याद है उस टाइम मैंने एक मीटिंग अटेंड की थी। इस मीटिंग का नाम था स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग ऑडिट सीज़न। ये वहाँ के मस्कत, मेरे PwC मिडल ईस्ट मस्कत ऑफिस के ह्यूमन रिसोर्स ने कन्वीन की थी, और इस मीटिंग में उन्होंने हमें बताई थी कुछ तरीके जिनसे हमारे स्ट्रेस लोड कम हो सके। वो बहुत ही आसान चीज़ें थी। उसमें इस तरह की चीज़ें थी जैसे कि सुबह सुबह कि आप अपने टाइम टेबल पे डटे रहें, और अगर नहीं है तो टाइम टेबल बना लें अपना। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि आप सुबह सुबह उठा करें, और पहले आप ऑफिस आने से पहले एक मॉर्निंग जॉग पे चले जाया करें। तीसरी बात उन्होंने कही कि अपनी प्रेयर्स में पंक्चुअल हों। अब ये एक फॉरेनर हमें बता रहा है कि हमें अपनी प्रेयर्स में पंक्चुअल होना चाहिए। चौथी बात जो उसकी थी वो सबसे ज़्यादा मुझे याद रह गई। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। मैं नॉर्मली जब भी ट्रैवल करता था तो ऑफिस जाने के लिए मैंने हमेशा ड्रेस सूट और पैंट पहना करता था, और उसको रूटीनली चेंज करता था। इस मीटिंग में भी मैं ड्रेस सूट और पैंट पहन के गया था, और ये पॉइंट जब वो डिस्कस करी थी तो उन्होंने बताया था कि हमारे क्लाइंट से अक्सर शिकायत आती थी कि जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो नॉर्मली वो अपने कपड़े रिपीट करते थे। उन्हें अपने कपड़े तक बदलने की फुर्सत नहीं थी। तो उस टाइम उन्होंने मुझ पर उनकी नज़र पड़ी, तो उन्होंने मुझे उस वक्त एक कॉम्प्लीमेंट दिया उन सब के सामने, और वो चीज़ मुझे यादगार रह गई। उनके अल्फाज आज भी मुझे याद हैं, यू हैव ड्रेस्ड इमैक्युलेटली बाय द वे। बाकायदा उनका मुझे एक्सप्रेशन तक याद है। तो ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ड्रेस कोड। अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी वाले सूट्स लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी वाली शर्ट्स पैंट्स लेकर जाएं। कैजुअल ओकेजन्स के लिए भी 1 या 2 ड्रेस कोड रख लें, क्योंकि आप मोस्टली आपका टाइम जो है वो आपके वर्क ही आपका कंज्यूम कर लेगा, और शुरू के टाइम पे ये होता ही है। अगला पॉइंट, यूटिलाइज लैंडिंग एयरपोर्ट रिसोर्सेज। इसका बेसिकली मकसद ये है कि जब आप लैंडिंग एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं तो कभी कभी आप वहाँ ही अपनी बहुत कुछ एरियाज़ को आप एड्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन। आप अगर लैंडिंग एयरपोर्ट्स पे अब हर जगह दुनिया के हर कंट्री में नेटवर्क ऑफिस मौजूद होते हैं। आप किसी भी नेटवर्क ऑफिस पे रुक के एक सिम कार्ड परचेज़ कर सकते हैं, और उसी वक्त अपने मोबाइल में उसको अपने लोकल सिम कार्ड से रिप्लेस कर दें। और जब ऐसा हो जाए तो उसके साथ आप अपने घर वालों को एक कॉल कर दें कि आप खैर आफियत से एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उसके अलावा वहाँ पे आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आप प्रिंटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल होती है जो आप अवेल कर सकते हैं ऑन एंड ऑफ में। ये नहीं कि क्या कह रहा कि वहाँ से लाजमी ही प्रिंट आउट निकाला करें। वहाँ पे आपकी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्डिंग पास एक टाइम पे है, हमें जो है वो उसकी पेपर कॉपी चाहिए होती थी। अब तो ये है कि वो बोर्डिंग पासेस हमारे मोबाइल पे ही आने लग गए हैं। तो मैंने उस टाइम पे ये वाली फैसिलिटी नहीं थी। मैंने उस टाइम पे अपने डिपार्टिंग एयरपोर्ट पे ही मैंने अपने बोर्डिंग पास की, अपने चेक इन की मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था। तो ये हो गई बात हमारी यूटिलाइज लैंडिंग एयरपोर्ट रिसोर्सेज। जितना ज़्यादा हद तक हो सकता है वो आप उनको अवेल करने की कोशिश करें। इवन टैक्सीज़ तक के लिए आपको फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है कि आप आसानी से टैक्सीज़ को यूज़ कर लें। अब तो उन्होंने रूट्स इतनी आसान बना दी हैं कि लोग जो हैं वो उनको पता चल सके कि उनका एग्ज़िट किस तरफ को है। अगला पॉइंट, फोकस ऑन द सस्टेनेंस।
अच्छा, ये है कि आप जब वहाँ पहुँच जाएं तब आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नॉर्मली हम लोग मूवीज़ में, ड्रामाज़ में देखते हैं कि वहाँ की सस्टेनेंस बहुत ही इमैक्युलेट किस्म की है, और देख के ऐसा लगता है कि शायद सारे के सारे रहने सहने के मसले सिर्फ हमारे यहाँ ही हैं, मगर ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी एक एवरेज अकोमोडेशन में आपके लिए सस्टेनेंस के मसाइल आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको ज़रूरी होती हैं कि आपके पास वहाँ पे हों। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी की वहाँ पे अगर कोई अगर इशू है, लोड शेडिंग और जगहों पे भी होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी अकोमोडेशन पे होगी, मैं कह रहा हूँ कि इसको एक श्योरिटी बनाएं कि आपकी तबीयत के मुताबिक वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई खलल तो नहीं आएगी। वाटर एंड गैस। वाटर, ओमान में मुझे याद है कि गर्मी इतनी पड़ती थी वहाँ पे शदीद, कि वहाँ पे उनका जो बेसिन में आने वाला पानी होता था, या शावर वाला पानी होता था, या इवन मुस्लिम शावर का पानी होता था, वो गर्म हो जाता था। तो उसको मैंने उसका तरीका ये रखा कि मैं उसको दिन में मैं उसको भर के एक बाल्टी भर के उसकी रख देता था अगले दिन के लिए इस्तेमाल करने के लिए। ये एक फैक्ट है। ओमान में नॉट जस्ट इन सऊदी अरेबिया, बट ओमान में भी शदीद गर्मी पड़ा करती है, और वो तो इतना उनका गर्म पानी होता है कि नहाने के लिए अगर आप गलती से भी उसमें पहले कदम रख दिया और आपने शावर खोल लिया तो आपको जला सकता है वो। अगला पॉइंट है गैस। वेरी सिंपल। लॉन्ड्री। मेरे एक दोस्त अभी रिसेंटली KPMG लंदन मूव के लिए काम करने के लिए मूव हुआ है पाकिस्तान से। वहाँ पे उनकी अकोमोडेशन में उनको एक इशू ये आ गया कि उन्होंने ये नहीं चेक किया कि उनकी जो लॉन्ड्री की मशीन है वो उसमें एक चोक है। वाटर बेसिकली जो उसका जो हर मशीन के आखिर में जो एक पाइप होता है जिससे वाटर ड्रेन किया जाता है, वहाँ पे चोक आया हुआ था। तो उसने वो 1 महीना अपने कपड़े जो हैं वो सिर्फ धो सकता था उसके अंदर, और उनके बाद उनको सुखाने के लिए उसको जो है वो अपनी बैल्कनी यूज़ करता था। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखा करें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी मैनेजमेंट के या कोई लॉजिस्टिकल इशू का हिस्सा बन जाए। इनको आप शुरू में ही अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो ये आपको आगे जाके मसला नहीं करेंगी। तो ये तो हो गई सारी बात जब आप आते हैं और आप एक बाहर के कंट्री में एक वहाँ का फ़र्स्ट टाइम आप वहाँ पे गुजार होते हैं। आपका पहला दिन, आपका पहला हफ्ता, आपका पहला महीना। अब मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि वहाँ पे आपको उनके लाइफस्टाइल में फेमिलराइज किस तरह होना है, उसमें असिमिलेट किस तरह से होना है बेसिकली। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। बेसिकली we humans have a tendency to belong। जब हम एक फॉरेन कंट्री में आते हैं तब हमें बहुत शिद्दत से वो रिश्ते नाते याद आते हैं जिनको हम छोड़ के आए होते हैं। हम जब यहाँ होते हैं तब हमें उसकी अहमियत का नहीं पता होता। वहाँ जाके हमें उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है, और वो इसको एक लफ्ज़ भी दे दिया गया है, होम सिकनेस। तो नॉर्मली ये होता है कि जब बात की जाती है कि एक कल्चर में असिमिलेट होने के लिए, एक फॉरेन एनवायरनमेंट में असिमिलेट होने के लिए, तो उस वक्त आपको थोड़ी सी अपनी ज़्यादा एहतियात बरतने वाली अप्रोच अख्तियार करनी पड़ती है। ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर काम करना पड़ा होता है। सेफ। बेसिकली मैंने अपना वाक़या जो अभी बताया आपको वो इसी वजह से बताया था कि अननेसेसरीली plans are always meant to be broken, or you can say it this way, strategizing is all about incorporating unexpected changes। तो जिस तरह से मेरे पास एक अनएक्सपेक्टेड वेदर को मुझे फेस करना पड़ रहा था,
तो जिसमें मेरे शुरू के एक्सपेंसेस ही जो हैं वो उनको मेरे रिजर्व्स को उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था बिल्कुल ही। तो उसमें तो मेरी आदत थी कि मैं सेव करता था। मैंने अपना पहले दूसरे तीसरे हफ्ते मैंने वहाँ पे मतलब खाने पीने के कहा जाए तो सिर्फ खाने और पीने पे मैं खर्च किया करता था। हाँ, ब्रेकफास्ट के लिए मैंने वहाँ पे जो मैं 2 हफ्ते का पैक करके ले गया था, ब्रेकफास्ट पे कभी मेरा कोई ख़र्चा नहीं हुआ। एंड माइंड यू, ब्रेकफास्ट उनका इक्वली एक्सपेंसिव होता है कुछ कंट्रीज़ में जितना कि उनका लंच और डिनर। तो जितना ज़्यादा हो सके आप अपने साथ लाए गई अपने नकद रकम को बचाएं, जितना ज़्यादा हो सके उन्हें बचाएं, क्योंकि ये सब आगे जाके काम आते हैं। ये एक हैबिट है बेसिकली। लिमिट सोशल मीडिया एंड मोर अटेंशन टू वर्क। अब नॉर्मली हमारे पास कनेक्टिविटी ज़बरदस्त है, मतलब तमाम हमारी कभी हिस्ट्री में हमारे पास इतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं हुई जितनी हमारे पास अब है। पहले तो बेचारे एक मैसेज लिखा करते थे, उसको एक नामावर कबूतर के हाथ के पंजों में पकड़ाते थे, वो उड़ता हुआ जाता था, उसको हफ्ता लग जाता होगा, हफ्ता अगर लग जाता होगा तब जाके वो मैसेज वहाँ पहुँचता था। आज तो आपने एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया और वो अभी के अभी पहुँच गया। ये एक बेसिकली वहाँ पे जाके ड्रॉबैक बन जाता है आपके लिए। जब आप वहाँ पे मौजूद होते हैं तब आपके लिए आपकी सोशल मीडिया एक्टिव रहती है, तो आपके पास मुसलसल नोटिफिकेशंस और उसकी बीप्स, अलर्ट्स, अलार्म्स ये मुसलसल आपको डिस्टर्ब करते रहते थे। मैंने पहली चीज़ जाके ये की थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने तो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन तो मैंने जब से स्मार्टफोन पे आया था अपनी नोटिफिकेशन बंद कर दी थी। तो मेरे पास जो है वो उस टाइम पे जब मैं नए फ़ोन को मैं वहाँ पे मैंने लिया नया फ़ोन, तो उस टाइम उसकी नोटिफिकेशन ऑन होनी शुरू हुई। तो रात के टाइम पे मेरे पास मैसेज आ होते थे, XYZ कॉन्वर्जेसन चल रही है, मेरे पास नोटिफिकेशन की बिंग्स 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 बजे जा रही हैं। तो अपनी फ़ोन की नोटिफिकेशंस ऑफ, अपने ऐप्स की नोटिफिकेशंस ऑफ, ताकि आप ज़हनी सुकून के साथ अपने काम पे ध्यान दे सकें और काम आपके लिए इनफ इंटरेस्ट है कि किसी और अदर देन एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। सो लिमिट सोशल मीडिया एंड मोर वर्क। अगला पॉइंट, फाइंड रीइंफोर्सेबल डिस्ट्रैक्शंस। अच्छा, ये पिछले पॉइंट के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मगर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर तो एक अब रिसर्च मौजूद है। ये बेसिकली इसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप सिगरेट पी रहे हो। ये आपके ब्रेन के का एक केमिकल होता है डोपामीन, ये उसको रिलीज़ करता है। इसकी जो एक हिट होती है, एक टच होता है हमारा, ये उसको रिलीज़ करता है। सिगरेट तो फिर भी आप एक वक्तन कश ले रहे होते हो, बट सोशल मीडिया तो आपके पास जब तक आपके पास फ़ोन है, जितने दौरान है उतना टाइम आपका जो है वो आपके पास एक वल्नरेबल करता है आपको टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन। तो ये एक पॉजिटिव, देखें, 2 डिस्ट्रैक्शन होते हैं, एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन, एक नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया का यूजेज नेगेटिव डिस्ट्रैक्शन है, बट जो आपकी वहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे, जो आपकी वहाँ पे गैदरिंग्स होंगी, जो आपके वहाँ पे कंपनी इवेंट्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेस होंगी। ये मुझे याद है, मेरे रियाज़ में जब मैं रुका हुआ था तो उस टाइम उन्होंने वहाँ पे उनके वहाँ पे फार्म्स या मेडोज़ के उन्होंने कुछ एक ट्रिप अरेंज करवाई थी। वो चीज़ें होती हैं जिनमें आप इंडल्ज करें, नॉट कि सोशल मीडिया। आपको जो एक रीइंफोर्सेबल डिस्ट्रैक्शन है वो लोगों की गैदरिंग, वो लोगों की कंपनी में है, वो लोगों की गैदरिंग में है। तो लिमिट फाइंड रीइंफोर्सेबल डिस्ट्रैक्शंस। और इसमें एक ये भी चीज़ आ जाती है
कि आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। मैंने कभी भी वेजिटेबल्स अपनी लाइफ में नहीं खाई। मुझे वेजिटेबल्स बहुत रेयरली कोई पसंद आती है, और मैं हमारे यहाँ अपने हर पाकिस्तानी भाई की तरह मैं एक प्योरली नॉन वेजिटेरियन हूँ। मगर वहाँ पे जाके मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किए अपनी डाइट को। तो वहाँ पे मैंने वहाँ की वेजिटेबल्स, वहाँ के फ्रूट्स और वो जो आपके मेवे होते हैं उनका टेस्ट डेवलप किया मैंने। क्योंकि आपका टेस्ट वहाँ के मेवे और वहाँ की आबो हवा से आपका टेस्ट नहीं रूशनास हुआ होता। तो आपका जो आपकी मेटाबॉलिज्म होती है वो वहाँ पे उसको जो है वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपके एक एलियन इन्वायरमेंट में को अडॉप्ट कर सके फिजियोलॉजिकली। तो मैंने अपनी मैंने वहाँ की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाया। वो बहुत अच्छा रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वहाँ की सब्जियाँ और वहाँ के फल जो होते हैं वो तो इनऑर्गेनिक होते हैं। आप सारी ज़िंदगी जो चिकन खाते आए हैं वो इनऑर्गेनिक है। बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो कभी ऑर्गेनिक चिकन खाया करते हैं। तो इसमें आप तो सारी ज़िंदगी से इनऑर्गेनिक खाते हो। अगर आपने कुछ इनऑर्गेनिक मेवे या सब्जियां या फल खा लिए तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये एक और आपका रीइंफोर्सेबल डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। और ये इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि मेरा जो लास्ट पॉइंट है, मोस्टली हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ के पाकिस्तानियों से आप पूछ सकते हैं कि उनको किस कदर दिक्कत का सामना करना पड़ता है जब वो नॉन वेजिटेरियन डाइट ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि वहाँ पे पोर्क हर रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद होता है। वहाँ पे अगर पोर्क मौजूद नहीं है तो वहाँ की जो चिकन होती है या बीफ होती है वो हलाल तरीके से जानवर ज़िबा नहीं हुआ होता, उसका गोश्त हलाल नहीं होता। तो बहुत रेयर होता है कि वहाँ पे बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होती हैं वहाँ पे हलाल कुजीन्स। तो इस वजह से वो एक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को डाइट बनाना अपनी भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपको वहाँ पे वो रिप्लेस कर देगा आपकी डाइट को। लेकिन आपकी जो वैल्यू है टू प्रायोरिटाइज हलाल उसको वो रीइंफोर्स करेगा। एनी हाउ ये तो था हमारा आज की वीडियो का मैसेज। और बेसिकली पिछली 10 वीडियोस जो हमने की हैं वो हमारे सेगमेंट इंटरव्यूइंग के हवाले से था। तो ये वाली वीडियो, अब इसके बाद आने वाली वीडियो जो हैं वो सब की सब इस बारे में है कि आपको अब एम्प्लॉयबिलिटी को अपनी किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह उसको स्ट्रॉन्ग मज़ीद कर सकते हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिनके अंदर आप उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पिछली वीडियोस हमारी इंटरव्यूइंग की से रिलेटेड थी। 10 वीडियोस जो है हमारी वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यूइंग का टॉपिक थी। आगे इंटरव्यूइंग का टॉपिक हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं और उसमें मज़ीद कुछ बताने का रह भी नहीं गया। उसमें मैंने हर टॉपिक कवर किया। उसमें मैंने अकम्पलिशमेंट्स को कवर किया, उसमें मैंने CV राइटिंग को कवर किया। CV राइटिंग के ऊपर मैं ये कहूँगा कि उसमें एक सवाल जो मैं अपनी वीडियो में मुझसे लोगों को एतराज़ होगा कवर नहीं किया, वो है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। देखिए, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस में बेसिकली हर बंदे में होती हैं। द ओनली पर्सन हु हैज़ नो वीकनेस वाज बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ उनकी ज़ात थी जिसमें सारी स्ट्रेंथ्स थी और कोई वीकनेस नहीं थी। तो ये सवाल भी अब ऑब्सोलीट हो चुका है कि व्हाट आर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बिकॉज एवरीवन नोज कि एवरीवन हैज़ स्ट्रेंथ्स एंड एवरीवन हैज़ वीकनेसेस। तो एनीवे, दैट्स माय मैसेज, दैट वाज माय मैसेज इन दैट वीडियो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग अब मूविंग फॉरवर्ड हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी
कि मज़ीद स्ट्रेंथ्स कवर करेंगे। हम अभी मज़ीद इंटरव्यूइंग कवर नहीं कर रहे, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा और बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा।